नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश का पहला सबक हमें अपने घर से ही मिलता है। हर पापा अपने बच्चों को बचत और निवेश की सीख बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं। अब समय बदलने के साथ ही पापा की भी जरूरतें बदल गई हैं। तो इसी बदलते समय के साथ नए पापा और रिटायरमेंट के करीब पापा की निवेश प्लानिंग कैसी हो, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। जानेंगे कैसे बनाए पापा के लिए फाइनेंशियल प्लान। इस चर्चा में शामिल हमारे साथ हो चुके हैं दो खास एक्सपर्ट्स, पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर बजाज कैपिटल। स्वागत करते हैं पंकज जी और अनिल जी, आप दोनों का ही मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है और आप दोनों के भी दिल के बेहद ही करीब होगा ये, क्योंकि हम फादर्स की बात कर रहे हैं। पापा कैसे अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, उनकी अपनी जरूरतें क्या होती हैं, उनके बच्चों की जरूरतों को वो अपनी जरूरतें कैसे बनाते हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद की जो प्लानिंग है वो एक सीनियर सिटीजन फादर के लिए कैसी हो, इस पर हमारा खास फोकस आज रहने वाला है। इसलिए कुछ लक्ष्यों को पहले जरा समझते हैं। हम चाहेंगे कि इस पूरे शो में हम स्टेज वाइज जो किसी एक फादर की जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस आते हैं उसके लिहाज से डिस्कस करें। शुरुआत एक नए फादर के स्टेज से करते हैं। नए पापा यूजुअली अगर हम 30 से 40 साल तक का एक एज ब्रैकेट लें, तो जो नए पापा के लक्ष्य हैं अनिल जी, वो कौन कौन से होते हैं आजकल के टाइम में? अगर हम आज की नई जिंदगी को देखें, भाग दौड़ वाली जिंदगी को देखें, तो एक नए फादर के जिंदगी में कैसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लक्ष्य आते हैं? देखिए, पहले तो जितने लोग भी आज फादर्स हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सबको हमारी नमस्कार, सलाम और उनको गुड विशेस, हैप्पी फादर्स डे की। और बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जो 30 से 40 के बीच के जो फादर्स हैं, यंग फादर्स हैं, आजकल देखिए बच्चे एक या दो ही होते हैं, लेकिन उनके लिए बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं, चाहे उनके पिता हो चाहे उनकी माता हो, कि उनको कहाँ पढ़ाएंगे, कैसी एजुकेशन देंगे। तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन है वो एक बहुत बड़ा गोल बन के उभरा है। और ये देखिए कि बच्चा अगर 6 महीने का है या 3 साल का है, या बेटिया 11 साल की है, पहले से ये प्लानिंग हो रही होती है कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे यूके में, ऑक्सफोर्ड में उसको मास्टर्स इन इंग्लिश कराएंगे, या अपने बेटे को हम स्टैनफोर्ड भेजेंगे और वहां से उसको एमसीए कंप्यूटर कराएंगे। और इन गोल्स को पूरा करने के लिए जो अमाउंट चाहिए स्वाति, वो कुछ भी हो सकते हैं, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। इवन अगर इंडिया में भी पढ़ाना है, आपने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसमें भी 25 से 50 लाख तक कुछ भी रकम चाहिए हो सकता है। तो सबसे पहला जो गोल है, जो सारे पापाओं के दिमाग में हमेशा रहता है, वो रहता है चिल्ड्रन की एजुकेशन की तैयारी करना। और वो जो है, जैसे ही बच्चे 16, 17, 18 साल के होते हैं, तो वो बड़ा गोल सामने आ जाता है। उसके बाद फिर सब जानते हैं कि फिर उसके बाद उनकी शादी की भी तैयारी करनी होती है। तो शादी भी जो है वो आजकल 23 से 30 साल के बीच में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो। और शादी भी हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में अभी भी एक बड़ा खर्चा माना जाता है, और लोग बहुत शान शौकत से, बड़े स्टाइल से शादी करना चाहते हैं। उसके लिए वो जोड़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सोना, थोड़ी थोड़ी सिप, थोड़ा थोड़ी आरडी, थोड़ा प्रोविडेंट फंड, थोड़ा इधर उधर। तो ये जो दो गोल्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पापाओं के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन और चिल्ड्रन मैरिज। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर अपना घर नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा एक सपना जो है वो मंडराता रहता है सिर में, उसकी भी तैयारी करनी है। फिर लाइफस्टाइल के गोल्स हैं कि भाई अगर पड़ोसी के घर में एक छोटी कार है तो हमारे पास एक बड़ी कार होनी चाहिए। बच्चे भी आजकल कहते हैं कि पापा हमारे पास बड़ी कार होनी चाहिए। तो ये जो 3-4 गोल हैं, ये नए पापाओं के लिए हमेशा रहते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, एक अपना सपनों का घर बनाना, और एक अपनी बढ़िया सी गाड़ी होना। और साथ में बच्चों को घुमाना फिराना हो तो अलग बात है कि उनको सिंगापुर लेके जाना है, उनको ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, उसके लिए भी 5, 10, 15 लाख रुपए चाहिए हो सकते हैं। तो ये कुछ गोल्स हैं जो कि इस लाइफ स्टेज में, जब पापा 30 से 40 के बीच में होते हैं, तो ये सारे गोल उनके सामने होते हैं। और उसके लिए उनको पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके, तैयारी करके उनको शुरुआत करनी पड़ती है, और अपने पोर्टफोलियो बनाने पड़ते हैं, और देखना पड़ता है कि कितनी सेविंग है, उसको कहाँ कहाँ लगाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मीडियम टर्म गोल्स हैं। तो मेरे हिसाब से स्वाति ये है 3-4 गोल इसके लिए जो भी फादर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अनिल जी आपने बताया कि एक नए फादर की जिंदगी में कुछ जरूरी गोल्स आते हैं। बच्चों की पढ़ाई, जैसे ही फादर बने तो एकदम चिंता होती है कि बच्चे की पढ़ाई कैसे करानी है, अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजना है, उनकी शादी हो गई। फिर कुछ ऐसे जो उनके गोल्स हैं, जैसे नया घर, नई गाड़ी, और एक अदद फैमिली वेकेशन। इसमें पंकज जी और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही
एक कोई मेल, हम एक युवक की बात कर रहे हैं, जब वो उनकी शादी होती है, फिर उनके वो जब पिता बनते हैं तो लगता है कि जिम्मेदारियां बहुत सारी आ गई हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंश्योरेंस का रोल भी। जब एक कोई भी व्यक्ति शादीशुदा नहीं होते हैं या फिर नई नई शादी हुई होती है, उनको लगता है चलो ठीक है, मेरा जो मेडिकल प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, वो मेरे लिए काफी है। लेकिन बच्चे होने के बाद उसमें एडिशंस करना बेहद जरूरी है। तो इंश्योरेंस के एंगल से एक नए पिता को कैसे बदलाव करने चाहिए? स्वाति, सही कहा आपने। देखिए 18 जून को फादर्स डे आ रहा है, तो आपने सही मौके पे ये सही टॉपिक चुना है और मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फादर्स डे की शुभकामनाएं सभी को। स्वाति, आपने जो भी कहा कि इंश्योरेंस, क्योंकि अनिल जी ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप फाइनेंशियल गोल तय करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों की एजुकेशन, अब सीधी सी बात है कि अगर फादर पैसे जोड़ते रहेंगे तो अच्छी खासी राशि इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो क्या। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, जब अगर पापा बने हैं, बच्चे हैं, या आपने घर लिया है, जैसे अभी अनिल जी ने एग्जाम्पल दिया था कि गोल ये भी होता है घर लेना है, तो घर लिया है तो उससे लोन लेना होगा, लोन लिया है तो अगेन आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो हम बात करें 30 से 40 साल की उम्र, क्योंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट एज है जहां पर आप सभी गोल के लिए प्लानिंग करते हैं, यानी कि बच्चों की चाहे पढ़ाई की बात हो, उनकी शादी के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, या फिर घर लेना, गाड़ी लेना, जो भी आप चीजें कर रहे हैं। बट ये सब तब है जब आप इनकम अर्न करते रहेंगे, पैसे इकट्ठा करते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ हो गया गॉड फॉरबिड उस टाइम के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों के लिए खर्चा रुक जाएगा। बच्चों की एजुकेशन भी होनी चाहिए, चाहे पिता रहे या ना रहे बदकिस्मती से, तो भी वो जो गोल सोचे हैं पिता ने अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए, वो वैसे ही पूरे होने चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति कि इंश्योरेंस लेना, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे खर्चा होता है तो जो गोल के लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उस पैसे को अस्पताल में अगर भर्ती हो गए तो वहां खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर समय मृत्यु होती है तो उस केस में गोल अचीव करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए भी लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बाकी भी जो इंश्योरेंस कवर्स हैं, उसके बारे में भी बिल्कुल यहां पर प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे गोल्स की प्लानिंग करनी चाहिए इस स्टेज पर। साथ ही पंकज जी, 30 से 40 साल के इस पड़ाव में एक नए पापा के लिए जो जिक्र किया अनिल जी ने कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, कुछ ऐसे फंड्स जो आपकी नजर में इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी में अलग अलग गोल्स के लिए काम आ सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये यंग एज है, तो दो चीजें हैं। एक तो जो गोल हम बात कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन हो, अपना रिटायरमेंट हो, बच्चों की शादी हो, ये सब महंगे वाले खर्चे हैं, मतलब इनके लिए काफी बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। और आपके पास समय भी लंबा है, एज भी यहां पर यंग है। तो ऐसे में पहली बात तो यह है कि आपका इक्विटी एलोकेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। वैसे तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आप ज्यादा निवेश इक्विटी फंड्स में करें। और दूसरी बात, क्योंकि लंबा समय है, तो यहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, ये एक मल्टी कैप फंड, यानी कि आपका जो निवेश है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में रहेगा। डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि लंबा वक्त है और यंग है, तो रिस्क भी ले सकते हैं, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये फंड भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो इस तरह से मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और साथ ही मल्टी कैप फंड की मैंने यहां पर सलाह दी है। ओके, तो पंकज जी ने कुछ फंड्स यहाँ पर सजेस्ट किए। यूजुअली 30 से 40 साल के जो हम इस एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के लक्ष्य हैं, तो इसमें मल्टी कैप कैटेगरी जैसे हो गई, मिड कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, इन कैटेगरीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि के लिए ऐसी कैटेगरीज, इक्विटी की ऐसी कैटेगरीज काफी ज्यादा काम आती है। अब जरा थोड़ा पड़ाव आगे बढ़ाते हैं, 50 से 60 साल। यूजुअली हम देखते हैं कि 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में आमतौर पर
जो गोल्स होते हैं वो लगभग एक ही होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लेट मैरिजेस होने की वजह से या जो पूरा जो एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ उसकी वजह से जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बदली है, लाइफस्टाइल बदला है। लेकिन जो निर्णायक साल आ जाता है वो 50 से 60 साल के बीच में है अनिल जी। यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर जो हमने 30 में प्लानिंग की होती है उसमें जो हमने गोल सेट किए होते हैं ज्यादातर वो रियलाइज होने की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर कितनी बदलनी चाहिए किसी की प्लानिंग, जब हम यूजुअली 50 से 60 के बीच में होते हैं, और 60 तो हम रिटायरमेंट की ऑफिशियली एज मानते हैं, पर जो ये प्री रिटायरमेंट स्टेज है 50 to 60 का, इसमें कैसे पोर्टफोलियो में एक पापा बदलाव करें? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, क्योंकि जहां तक जॉब की बात है वो अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका होता है और वो उसके जो कैरियर है वो पीक पे होता है, उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही होती है, और साथ ही उसके जो इंपॉर्टेंट जो उसके छोटे छोटे लक्ष्य हैं पूरे हो चुके होते हैं। देखिए, जब भी कोई 50-52 के होते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई संपूर्ण हो चुकी होती है, कुछ तो शादी भी कर लेते हैं, घर भी अपना बना लेते हैं, EMI भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन रिटायरमेंट का गोल्स एकदम से नजदीक सामने दिखता है, तो उसके लिए तैयारी करना, उसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके लिए हम ये सलाह देते हैं कि आप 4-5 चीजों का समावेश करें जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग की तैयारी करते हैं। देखिए, आप इक्विटी में तो एक बड़ा सिंपल सा एक नियम है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतना परसेंट तो इक्विटी में जाना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है तो 50% तो आपका सेविंग का अभी भी जाना चाहिए इक्विटी में, लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ अब पैसा बहुत सेफ्टी से भी बढ़ाएं, जैसे कि PPF हो गया या आपका अपना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, वहां पे आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और एक जो बहुत ही बढ़िया स्कीम जो सरकार ने निकाली हुई है पिछले कुछ सालों से, जिसको हम NPS बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, उसका समावेश करना भी जरूरी है। उससे टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ में उसमें मार्केट्स के बेनिफिट भी मिलता है, उसके एक्सपेंस रेशियोज भी कम होते हैं और उसकी टैक्स एफिशिएंसी भी हाई होती है, और साथ में उससे पेंशन भी अच्छी खासी मिलती है। इसके अलावा कुछ डेफर्ड टैक्स फ्री एन्युटी प्लान्स हैं, जिसमें आप कुछ रकम अभी, क्योंकि आप कमा रहे हैं और आपके अभी 8-10 साल बाकी हैं वर्किंग लाइफ के, और आपकी जो करियर है पीक पे, आपकी तनख्वाह अच्छी हो गई है, खर्चे जो हैं वो ज्यादा अब नहीं बढ़ रहे हैं, खर्चे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं आपके, तो आप कुछ अच्छे डेफर्ड टैक्स फ्री एन्युटी प्लान भी ले सकते हैं, जिससे कि जब आप रिटायरमेंट की लाइफ में पहुंचे तो वहां पे आपकी एक कंटिन्यूअस टैक्स फ्री इनकम का एक स्ट्रीम बना रहे। तो ऐसे करके ये 4-5 चीजें जो हैं इनका एक समावेश होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में आप जो है अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, कुछ वैल्यू फंड्स, कुछ स्मॉल कैप फंड का टोटल रखें। इसके साथ में PPF में भी पैसा जोड़ें, और EPF अगर आपका है वहां पे भी आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड से एक्स्ट्रा जोड़ें। NPS में निवेश करते चलें, टैक्स भी बचाते चलें, और साथ ही साथ आपके इंश्योरेंस प्लान जो है टर्म प्लान के अलावा डेफर्ड टैक्स फ्री एन्युटी प्लान भी लें। और जब रिटायरमेंट नजदीक आ जाती है तब तो स्वाति, आप हमने पहले भी कई दफा बोला है कि SWP का सहारा लें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। उसके बारे में अगर आप कहेंगे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप अभी 50 साल के हैं, अभी आप निवेश कर रहे हैं, जिक्र करूंगी SWP का अनिल जी, बिल्कुल, क्योंकि हम रिटायरमेंट प्लानिंग के स्टेज पर अभी हैं, जब वो रियलाइज होगा वो गोल, उस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की, ये जो 40 to 50 का स्टेज है, अब तभी से हमको लगने लगता है कि हमें एक प्रॉपर अब इसका प्लान बनाना चाहिए। इस स्टेज पर जो आपने कहा कि इक्विटी और डेट का एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपने कैटेगरीज का भी जिक्र किया। कैसे फंड्स अनिल जी आपको लगता है एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किसी एक पापा को देखने चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए? देखिए, जो हाइब्रिड कैटेगरी है फंड्स की, जिनको हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी बोलते हैं, जिसमें 65% तक तो एक रहता है इक्विटी में, बैलेंस रहता है डेट में, तो उसका एक समावेश करना चाहिए आपको। हम कुछ फंड सुझाव देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है, या टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड भी एक मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो बहुत ही एक पॉपुलर कैटेगरी बनकर उभरी है, जिसमें सारी कंपनीज के आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। इसके अलावा HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो कि अपनी कैटेगरी में टॉप क्वार्टाइल में कंटिन्यूअसली चल रहा है कई वर्षों से, और वो जनता का बहुत ही फेवरेट है। वो भी हम सलाह देंगे, उसको जरूर आप उसमें इंक्लूड करें। और साथ में एक SBI कॉन्ट्रा फंड, तो कॉन्ट्रा फंड जैसे कि नाम ही बता रहा है कि भी थोड़ा कंट्रेरियन अप्रोच भी हो जानी चाहिए, कि जब बाकी सब चीजें नहीं चल रही हैं तो कॉन्ट्रा फंड चलता है। तो ऐसा करके आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए
और ताकि आपको इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का बेनिफिट मिले, सारी कैप्स का बेनिफिट मिले, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, उसका बेनिफिट आप मल्टी कैप के थ्रू कर सकते हैं। और साथ में अगर प्योर स्मॉल कैप भी चाहिए आपको तो HDFC स्मॉल कैप फंड भी जो है वो भी अपनी कैटेगरी में एक काफी पॉपुलर फंड है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। लेकिन याद रहे कि पुरानी परफॉर्मेंस देख के नहीं हमने डिसाइड करना है कि कौन से फंड अच्छे हैं, हमने देखना है कि फ्यूचर आउटलुक कैसी है और फंड मैनेजर की जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, उसको देखते हुए हमने कुछ फंड सुझाए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये रहे उन पापाओं के लिए प्लानिंग जो कि अभी अपने 50 से 60 के बीच के उम्र के पड़ाव में है। आपको इक्विटी और डेट के बीच में कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे फंड्स में निवेश करना चाहिए, ये हमने समझा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। सीनियर सिटीजन जो पापा हैं उनको अपने रिटायरमेंट की लाइफ को कैसे प्लान करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज के शो में हम करा रहे हैं पापा की फाइनेंशियल प्लानिंग। नए पापा हो या फिर सीनियर सिटीजन, कैसे उम्र के अलग अलग पड़ाव में एक फादर को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, ये समझ रहे हैं पंकज मटपाल और अनिल चोपड़ा जी से। ओके, आइए अब जरा रुक कर लेते हैं सीनियर सिटीजन पापा की ओर। पंकज जी, जैसे हमने शो की शुरुआत में बोला, जो एक नए पापा होते हैं उनकी लाइफ के अलग लक्ष्य होते हैं कि उनको अपने उम्र के जो 30 साल है, अगर हम 30 से 30 साल आगे बढ़ाएं 60 साल तक, तो वो कैसे प्लान करने हैं। लेकिन जो एक सीनियर सिटीजन पापा होते हैं उनको अपने 60 के बाद की जिंदगी को प्लान करना होता है एकदम बेफिक्र तौर पर। तो लक्ष्य कितने बदल जाते हैं एक सीनियर सिटीजन पापा के लिए? स्वाति, देखिए 60 इयर्स की एज आते आते अपने गोल अचीव हो चुके होते हैं। आपका घर का जो लोन की EMI होती है वो भी पूरी हो चुकी होती है, लोन पूरा रीपे हो चुका होता है अक्सर, जहां अगर आपने बहुत लेट लोन ना लिया हो। रिटायरमेंट हो चुका होता है, 60 इयर्स की एज है। बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी भी ज्यादा करके आप देखेंगे कि इस वक्त तक पूरा हो चुका होता है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि जिंदगी भर जो पैसा कमाया है, इकट्ठा किया है, उस पैसे पर आगे की जो जिंदगी है वो आसानी से चल सके, आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके। और इसके लिए जरूरी है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है एक तो सुरक्षित हो। जब हम बात कर रहे थे 30 से 40 साल की, वो यंग एज थी, तो उसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के और इक्विटी एलोकेशन ज्यादा, ये सब बातें हमने की। लेकिन जैसे ही आप 50 से 60 के बीच आते हैं, उसी वक्त अच्छा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा अपना जो एलोकेशन है वो इक्विटी से डेट में करते जाएं, हाइब्रिड में आए। और हम बात करें अगर 60 साल की, तो यहां पर क्योंकि अब आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो पहली बात तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है, यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिलहाल की बात करें तो 8.20% सालाना उस पर ब्याज मिल रहा है। 30 लाख की लिमिट है, जो कि मतलब पहले 15 लाख होती थी, बढ़ाकर 30 लाख कर दी है 1 अप्रैल से। तो इस तरह की स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए क्योंकि पैसा सुरक्षित है आपको यहां पर, और गवर्नमेंट की स्कीम है इस हिसाब से। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करना तो अच्छा है, बट पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा नहीं। और हम बात कर रहे हैं 60 साल की, और आजकल जो उम्र है काफी, क्योंकि मेडिकल या हेल्थ केयर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो उम्र काफी लंबी लोग जीते हैं। तो ऐसे में आपका पैसा थोड़ा बढ़ना भी चाहिए। तो ये भी जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी शामिल हो, बिल्कुल मतलब थोड़ा सेफ्टी भी रहे, पैसा बढ़े भी। तो ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि मतलब एक हाइब्रिड कैटेगरी है, उस तरह के फंड शामिल हो सकते हैं, या दूसरे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही कुछ डेट ओरिएंटेड फंड्स भी आपको शामिल करने चाहिए, जहां पर थोड़ा आप उम्मीद करें कि FD के मुकाबले थोड़े बेहतर रिटर्न मिल सके। तो इस तरह से सेफ्टी भी, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रहे कि अपना पैसा लंबे वक्त तक चल सके। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वहां पर तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में SWP के जरिए आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। तो SWP जो है ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा पर मैं जिक्र करती हूँ, लेकिन आपने क्योंकि इक्विटी में निवेश की यहाँ पर खास चर्चा की है पंकज जी, इसलिए उस पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया या फिर हाइब्रिड कैटेगरी के कुछ फंड्स हैं 60 के बाद इक्विटी निवेश के लिए सही माने जाते हैं। इस कैटेगरीज के पंकज जी कुछ फंड्स आप बताएंगे हमारे उन सीनियर सिटीजन फादर्स को जो कि ऐसे किसी फंड में निवेश करना चाहेंगे?
बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, इसके लिए हाइब्रिड कैटेगरी और डेट कैटेगरी का सुझाव मैंने दिया है। और यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये इस कैटेगरी का अच्छा फंड है। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। और प्योर डेट की जो मैंने बात की थी कि बिल्कुल सेफ भी रहे पैसा, तो उसके लिए निप्पॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके। और जो सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर हो रही है, जिसका पंकज जी और अनिल जी दोनों ने जिक्र किया, वो एसडब्ल्यूपी है। तो इसलिए अनिल जी आपसे मैं पहले समझ लेती हूँ, एसडब्ल्यूपी क्यों रेगुलर आय के लिए एसडब्ल्यूपी सबसे बेहतरीन विकल्प माना गया है? देखिए, पहले तो सबको बता दें कि एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या है। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब देखिए, आपने काफी मेहनत करके और नौकरी करके और पैसे जोड़ के आपने अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बना लिया है। अब आपकी रिटायरमेंट हो गई है और सैलरी आना बंद हो गई है। अब टाइम आ गया है कि अपने जोड़े हुए पैसे को कंज्यूम किया जाए। तो उसका ये बेहतरीन एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। इसका सिस्टम क्या है कि आप चुनते हैं कि कौन सी तारीख को आपको कितना पैसा चाहिए आपके बैंक में। आपका अपना ही पैसा है, आप चुनेंगे कि पहली तारीख को 50,000 या 5 तारीख को 80,000, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जो आपने अमाउंट चुना, जो आपने तारीख चुनी, उस तारीख को वो अमाउंट गोली की तरह, बुलेट की तरह वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और आपको लगता है कि भाई आपकी तो सैलरी बंद ही नहीं हुई, जैसे आपकी तो पेंशन लग गई है। तो ये एक एसडब्ल्यूपी का बहुत बड़ा फायदा है कि एनी टाइम रेगुलर कैश फ्लो। और अब इसमें यह है कि लोग सोचते हैं कि ये ना हो कि हमारे अपने पैसे खत्म हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल प्लानर के सलाह करके ये तय करें कि कितना अमाउंट हर महीने निकालना आपके लिए ठीक रहेगा कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसमें कमी ना आ जाए। तो उसके लिए हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपकी रिटर्न जो है वो 8-9% की आ रही है, तो आप एसडब्ल्यूपी के जरिए जो है 6-7% निकालें साल का, ताकि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कुछ कमी ना आए और वो पैसा बढ़ता ही रहे। क्योंकि याद रहे कि आज हो सकता है आपको चाहिए 1 लाख रुपए महीने का, आपको गुजारा हो जाए, लेकिन 4-5 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ के 1.25 लाख हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ पार्ट आपका ऐसा भी रहे जो इक्विटी फंड्स में पड़ा रहे और बढ़ता रहे। तो एसडब्ल्यूपी का एक तो ये फायदा है कि रेगुलर कैश फ्लो, और दूसरा बड़ा फायदा स्वाति यह है कि एनी टाइम लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, पर्टिकुलरली मेडिकल की। तो एसडब्ल्यूपी जब आप रखते हैं म्यूचुअल फंड्स में, फंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए, जो फंड्स हैं वो तो मिलते जुलते हैं, जो पंकज जी ने भी बोले, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। इसके अलावा हम इक्विटी सेविंग फंड्स भी सजेस्ट करेंगे, उसका भी आप समावेश कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक अपना पोर्टफोलियो बनाइए 4 से 5 फंड्स का। ये कोटक इक्विटी सेविंग फंड्स हो गया। तो ये कुछ फंड्स हैं जो हम सलाह देते हैं, और इनसे फिर आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं 1 साल के बाद, ताकि आपको टैक्सेशन का भी पूरा बेनिफिट मिले। और एनी टाइम लिक्विडिटी में बता ही रहा था आपको कि कभी भी आप चाहें तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं 2 दिन के नोटिस पे, चाहे 100% चाहे 10%, जितना भी चाहिए आपको। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं होता है, या बॉन्ड्स में, या दूसरे जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एसडब्ल्यूपी का आपने बेहतरीन फायदा बताया, जो कि तमाम जो सीनियर सिटीजन फादर है वो ले सकते हैं। चर्चा तो हम और भी आगे ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि जो हमारे जो पिता हैं, हमारे फादर हैं, जो हमारे लिए करते हैं, उसको हम वापस तो नहीं दे सकते, लेकिन बस कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कैसे उनकी फाइनेंशियल जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहे, उसमें हम आप जैसे एक्सपर्ट्स की मदद लें और वो उसी तरह से अपने फाइनेंशियल प्लान को आगे बढ़ाए, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो वो। इसलिए इसके लिए बहुत धन्यवाद हम करेंगे अनिल जी आपका, पंकज जी आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।